तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब जैसे कि Q1, Q2, Q3 ऐसे बात कर रहे थे हम अभी तक। ठीक है, ये है मेरा क्या डिस्क्रीट सिस्टम। अब बात करेंगे हम क्या कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या है कि या तो हमारा जो चार्ज है, चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा तुम्हारा कहां कहां होगा। एक तो होगा लाइन पे, एक होगा तुम्हारा सरफेस पे, ठीक है, और एक होगा तुम्हारा वॉल्यूम पे। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि चार्ज में लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है और वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट है। इनकी वजह से हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स भी हम निकाल सकते हैं किसी भी टेस्ट चार्ज पे। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तो बताना चाहिए कि जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कैसे हो सकता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज को हम अभी देखा हमने तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक तो लाइन और एक सरफेस और एक वॉल्यूम। तो सबसे पहले आता है लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज की एक डेंसिटी होगी जहां से निकल के आती है हमारी क्या लीनियर डेंसिटी। लाइन है तो लीनियर होगा, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसका नोटेशन है लैम्डा। अब ये लैम्डा क्या है, लैम्डा होता था तुम्हारा चार्ज पर यूनिट लेंथ। सपोज मानो ये मेरा एक लेंथ है, इसमें मैंने क्या किया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। ये मेरा चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ये कितना चार्ज है टोटल, टोटल मेरा Q चार्ज है। ठीक है, और इस जो लाइन है, जो रॉड है, इसको मान लीजिए रॉड है यहाँ पे एक। ठीक है, इस जो रॉड की जो लेंथ है वो क्या है बेटा, L है। ठीक है, हमारा क्या हुआ, जो चार्ज था एक लाइन के अलोंग क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए ये क्या हो गया लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी निकलेगी उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। वो कैसे डिफाइन होती है, लैम्डा इक्वल टू Q बाई लेंथ। मींस जो चार्ज है पर यूनिट लेंथ कितना डिवाइड हुआ है, और ये क्या होती है थ्रू आउट होल लेंथ सेम होता है। ठीक है, कि इसका लैम्डा क्योंकि इसको चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी तो डेंसिटी तो सेम रहेगी ना। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dq बराबर dl। अगर मैं एक एलिमेंट के लिए लिखूं, जैसे कि इस एलिमेंट काट लूं मैं इसमें से एक, जो कि तुम्हारा dl लेंथ का है, इसमें चार्ज कितना होगा, dq चार्ज होगा। ठीक है, तो इसके अगर मैं डेंसिटी निकालूं तो वो भी लैम्डा ही आएगी, क्योंकि पूरी रॉड यानी कि जो कंप्लीट रॉड है उसका जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा ही रहता है, डेंसिटी सेम रहती है। तो लैम्डा को dq अपॉन डी लैम्डा। तो एक ये है और एक ये है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये आ गया कौन सा, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। अब आता है दूसरा तुम्हारा सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकला हमारा क्या, लीनियर डेंसिटी यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां से क्या टर्म निकलेगा हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज
डेंसिटी, ठीक है, जिसको हम नोट करेंगे किससे, सिग्मा से। ये क्या सिंबल है मेरा, सिग्मा, ठीक है। एक और बात, लास्ट स्लाइड में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसका यूनिट क्या होगा बेटा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का, ठीक है, क्या होगा, चार्ज पर लेंथ, यानी कि चार्ज का क्या होता है, कूलाम, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर, ठीक है बेटा। ये क्या होगा इसका ऐसा यूनिट हो गया। अब यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बात करेंगे, सिग्मा हो गया, तो ऐसे ही चलो पहले देखते हैं। अब सपोज मानो ये मेरा एक सरफेस है, 2D सरफेस हो गया ये, ठीक है, 2D सरफेस है, इस पे मैंने चार्ज को डिवाइड किया, चार्ज मेरा इस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये लो, इस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बेटा, वही सेम हमने क्यू चार्ज लिया, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये। इसका जो एरिया है कितना है, ए इसका क्या बेटा एरिया है, लिख देते हैं इसको, एरिया कितना है इसका ए, ओके। अब इसकी अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा को डिफाइन करूं, मतलब इसका मैं अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करूं, क्योंकि सिग्मा है मेरा, वो क्या होगा बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो क्या होगा बेटा, चार्ज जो कि इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्यू चार्ज पर यूनिट एरिया, ए कितना है बेटा ए, ठीक है। तो यहां से क्या निकल गया था फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, ओके। अब क्या करता हूं मैं, इसमें से एक एलिमेंट काटता हूं, ठीक है, एक सरफेस एलिमेंट काटते हैं इसमें से, जैसे कि हमने लाइन में काटा था लाइन एलिमेंट, अगर इसमें से मैं एक सरफेस एलिमेंट काटू छोटा सा, जिसका एरिया क्या है बेटा, डी एरिया है, जिसमें मैंने डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक सेकंड, ये चार्ज नहीं है, डी क्यू चार्ज मैंने वेट, जिसका बेटा डी ए एरिया है और डी क्यू चार्ज है। तो इसकी अगर मैं डेंसिटी डिफाइन करूं सिग्मा, क्योंकि जो डेंसिटी है वो होल सिस्टम की क्या रहेगी बेटा, इक्वल रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका सिग्मा डिफाइन करूं तो क्या होगा बेटा, डी क्यू बराबर डी ए, ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्यू का क्या होता है कूलाम, ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम बाई मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये था मेरा क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तो हमने देखा क्या, ये देखा हमने क्या 1D, ये एग्जांपल है मेरा 1D का है ना, 1 डायमेंशन। ऐसे देखेंगे इसमें हम 2D आ गए। अब आता है क्या हमारा 3D में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3D में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, थ्रू द वॉल्यूम। 1D में एक रॉड हो गया, 2D में क्या आता है हमारे पास सरफेस आता है, 3D में क्या हो जाएगा बेटा हमारा वॉल्यूम हो जाएगा कवर। तो हम करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इससे क्या टर्म निकलता है बेटा, इससे हम टर्म को डिफाइन करते हैं, वो होता है क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हमने रो से डिनोट किया है ना, क्या है ये रो, इस सिंबल का नाम है बेटा, ठीक है, रो से डिनोट किया। अब क्या करेंगे, एक हम वॉल्यूम लेंगे, कोई भी 3D वॉल्यूम लेते हैं, सपोज मानिए ये मेरा वॉल्यूम है, ठीक, ये मेरा एक स्फीयर है, क्या है ये एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या है बेटा, वॉल्यूम इसका V है, स्फीयर है, वॉल्यूम इसका V है। अब इसमें मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, वही Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, क्यू चार्ज मैंने क्या किया, इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मैं अगर रो को डिफाइन करूं इसमें, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो क्या आएगा Q बाई V,
जैसे कि हम सब में देखते आए हैं। सिग्मा देखा, लैम्डा देखा, ऐसे ही क्या आएगा, रो आएगा। एक और, अगर इसमें एक वॉल्यूम एलिमेंट लूं, वॉल्यूम एलिमेंट, इसका मैं अगर वॉल्यूम एलिमेंट लेता हूं मैं, उस पर डी क्यू चार्ज है और डी वी इसका वॉल्यूम है, तो उसका भी सिग्मा में से लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी वी। ऐसा यूनिट की बात करें तो ये आप खुद लिखना, क्योंकि हमने उसके देखा है तो इसका क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये था हमारा क्या बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये था हमारा क्या, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस था पूरा, क्योंकि जितना यहां है ये तुम्हारा क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज था। और ये तुम्हारी क्या थी, इनकी चार्ज डेंसिटीज थी। हमने पढ़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब बात करेंगे बेटा हम क्या, इससे निकलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले पहला ही पॉइंट देखते हैं हम क्या, ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने EF लिखा है, ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी कुछ ही बोल दीजिए, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, सपोज मानो ये मेरा एक स्पेस है, वही बात करेंगे हम। यहां पे मेरा एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस 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 है बेटा। ठीक है भैया, ये मेरा क्या है बेटा, ओरिजिन है। ठीक, एक 3D स्पेस मान सकते हो, कुछ भी मान लो आप, 3D स्पेस मान लो इसको, लो XYZ। अब इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसको एक एलिमेंट में मैं ब्रेक करूंगा। एक एलिमेंट बनाया मैंने इसका, जो कि इसका लेंथ क्या है बेटा, DL लेंथ है, और DQ इसका क्या है बेटा, चार्ज है। आराम से लिखते हैं इसको, DL लेंथ है और DQ क्या है बेटा, इसका चार्ज है। इस एलिमेंट का एक पोजीशन वेक्टर लिखेंगे यहां पे हम, R1 वेक्टर। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पे फोर्स निकालते हैं। कोई भी टेस्ट चार्ज लिया हमने Q2, यहां पे Q0 मेरा एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, क्योंकि फोर्स होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, R2 है। अब DQ और D में अगर मैं लगाऊं तो क्या आएगा, R2 1। ठीक है, R2 1 मिल जाएगा, ये जो भी है, अगर DQ से वहां लूंगा ना मैं तो R2 1 बन जाएगा। अब मैं देखूं फोर्स, जो मेरा DF निकलेगा, फोर्स ऑन Q2, मतलब ये Q0 है, सॉरी Q0 पे क्या फोर्स है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कि Q1 यानी कि Q0, Q2 यानी कि DQ अपॉन R21 का होल स्क्वायर, R21 का होल स्क्वायर और R21 का डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ये होगा फोर्स। अब हम बताएं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है DE, वो क्या होता है, DF अपॉन Q0। इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो क्या होगा, DF अपॉन Q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बेटा इसका, K DQ अपॉन R21 का होल स्क्वायर, R21 पे कैप। ये मेरा क्या आ गया बेटा, D आ गया। लेकिन हमारे पास DQ नहीं है, हमारे पास क्या है, ये एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था जिसका हमें गिवन था लैम्डा। लैम्डा क्या गिवन है इसका बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमने देखा था कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, DQ अपॉन DL, यही होता है ना। तो DQ क्या निकलेगा यहां से, लैम्डा DL। ठीक है, तो इस DQ की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड DE आएगा K लैम्डा DL R21 का स्क्वायर R21। ठीक है,
ये क्या है तुम्हारे एक एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कंप्लीट रॉड से चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जितना उसका लेंथ होगा रॉड का। ठीक, तो ऐसे करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। सेम प्रोसेस से ही हम सरफेस और वॉल्यूम के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, DE इक्वल टू K DQ अपॉन R स्क्वायर। ये देखिए बस आर कैप डायरेक्शन, वेयर DQ क्या, मेरा एक एलिमेंट का चार्ज है। अब ये हमारा DQ, ये DQ है, वो लैम्डा DL भी हो सकता है, सरफेस DA भी हो सकता है अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और रो DV भी हो सकता है अगर हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग DQ की वैल्यू हम यहां से फाइंड करके अपने एक्सप्रेशन में यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आगे बात करेंगे हम क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हमारे पास दो टॉपिक की नीड है। एक तो होता है तुम्हारा क्या, एरिया वेक्टर, एक होता है क्या, सॉलिड एंगल। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे हाँ हेडिंग डालिए आप, एरिया वेक्टर। सपोज मानो मेरे पास ये कोई 2D सर्कल है, इसका एक परपेंडिकुलर जो एरिया है वो क्या है, इसका एरिया वेक्टर। मींस किसी भी सरफेस का के परपेंडिकुलर जो एरिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एरिया वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है यहां पे बेटा, एरिया वेक्टर है ये। और सॉलिड एंगल आपने पढ़ा होगा, दूसरा टॉपिक आता है हमारा क्या, सॉलिड एंगल। एक रैंडम शेप है मेरे पास कोई, ये मेरा इसका सेंटर है। अब इस सेंटर से ठीक है, ये जो एंगल निकल के आता है इसको मैंने बोला है डी ओमेगा। ये क्या होता है बेटा, सॉलिड एंगल। ये आपने क्लास 11th में देखा होगा। इसको आप ऐसे करिए कि आप एक ऑरेंज लीजिए, ऑरेंज का एक जो फांक होता है ना उसको निकालिए, जो बचा हुआ एरिया जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम क्या, सॉलिड एंगल। ठीक है, अगर मैं इसको आर नाम दूं और इसको मैं ए बोलूं, इसका ए है, ये इसका क्या है, एरिया है ए। तो सॉलिड एंगल को हम डिफाइन करते हैं बेटा क्या, ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि ऊपर भी एरिया है और नीचे भी आर स्क्वायर, यानी कि ये भी एरिया का क्या है, यूनिट है। तो इसका मतलब ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, देखो एक स्फीयर के लिए, अगर मेरा कोई कंटिन्यूअस स्फीयर है उसके लिए, या फिर कोई कंटिन्यूअस बॉडी है उसके लिए, जो टोटल सॉलिड एंगल होता है, एंगल वो क्या होता है बेटा, 4 पाई के बराबर होता है। ठीक है, और बात कीजिए सॉलिड एंगल में। अभी एक बनाया था हमने, अगर ऐसा कुछ हो तो इसका जो एरिया है बेटा वो क्या है, डीए। समझ में, इसका डीए एरिया है, ये मेरा आर है। ठीक है, और ये इसका क्या है बेटा, नॉर्मल वेक्टर है। तो इस कंडीशन में हम अगर सॉलिड एंगल को डिफाइन करें तो क्या होता है बेटा, डीए कॉस थीटा। डीए का क्या हो गया बेटा, कॉस थीटा कंपोनेंट, क्योंकि मैं जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसके अलॉन्ग लेना है उसका एरिया, और उसका एरिया कहां है, इस साइड है। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी बात बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की।
यही तुम्हारा मेन टॉपिक था। बस आप सॉलिड एंगल याद रखिए कि डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है किसी भी अल्टीमेट के लिए। अगर मेरा थीटा 0 हो जाएगा और टोटल निकालू तो क्या हो जाएगा बेटा, एरिया क्या होता है 4 पाई। अगर मैं एक स्क्वायर के लिए निकालूं डी ओमेगा इक्वल टू डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए निकालूं, जैसे सपोज मान लीजिए मेरा एक स्क्वायर लिया मैंने, इसके लिए भी निकालूं तो इसमें थीटा क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट और एरिया वेक्टर क्या है एक ही में है। तो क्या होगा डी ए आर स्क्वायर स्क्वायर एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर। मींस एक स्फीयरिकल बॉडी के लिए सॉलिड एंगल क्या होता है बेटा 4 पाई होता है। ठीक है, यहां पे आप इसको लिख सकते हैं। अभी मैंने यहां पे लिखा था कि 4 पाई होता है, ये ऐसे निकल के आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है किसी भी एरिया के थ्रू, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही हैं उसी को हम बोलते हैं क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि ये मेरा कोई एरिया है, रैंडम एरिया है मेरा ये कोई, अब इससे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कराई, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही हैं उसी को हम बोलते हैं क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका एक डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing through some surface area held in electric field. मतलब क्या बेटा इसका कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक एरिया से पास हो रही है, मतलब उस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया से पास हो रही है, उस क्वांटिटी को डिफाइन किया गया क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज मानिए मेरे पास ये एक आर्टिवरी एरिया है, कोई भी एरिया मान लो इसको, ठीक है, ये मेरी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये कंटिन्यूस होंगी, थोड़ा ऐसे गलत बना दिया है, थोड़ा सही से देखते हैं इसको। ठीक है, ये मेरा एक एरिया है, ठीक, थोड़ा ऐसे बनाते हैं इसको, ये मेरा क्या बेटा एरिया वेक्टर है। अब इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो इस साइड आएगा, ठीक, कि मेरा एक ये क्या है मेरा एक एरिया वेक्टर है। अब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है ऐसे, ठीक है, ये एलिमेंट लिया मैंने इसमें से, ठीक है, डी एलिमेंट लेते हैं इसको, इसका एरिया कितना है बेटा डी ए मान लो इसको, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पास हो रहा है, और क्या है बेटा डी ए एलिमेंट जो एरिया का मैंने लिया उसका नॉर्मल वेक्टर इस साइड है डी ए, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो रही है वो इस साइड है, मतलब एकदम परपेंडिकुलर है ना इस एरिया के। ये एंगल क्या है बेटा थीटा है। तो फ्लक्स डिफाइन किया गया, क्या डिफाइन किया गया फ्लक्स, इसको मैंने फाई ई मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है किससे डीए से, डी फाई, क्योंकि हम एक यूनिट एलिमेंट के लिए बात करें ना, एक एलिमेंट के लिए, तो ई डॉट डीए। इस तरह हमारा क्या होगा बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया गया। अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं इसमें फाई, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डीए, ठीक है, ई तो मेरा एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, डीए
कॉस थीटा। ये थीटा कहां से आया बेटा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई भी मेरा वेक्टर है और डी भी मेरा एक वेक्टर ही होता है, क्योंकि ये एरिया वेक्टर है और ए और डी के बीच में एंगल कितना बेटा, थीटा है। तो अगर मैं इसका स्केलर प्रोडक्ट लूंगा तो क्या आएगा, ये कॉस थीटा। तो ऐसे करके फाई ई क्या बना मेरा, कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, तो ई ए कॉस थीटा और डी ए, अगर डी ए को मैं इंटीग्रेट करूं मींस डी ए के सारे एरिया एलिमेंट को मैं सम करता जाऊं तो मैं पूरा एरिया मिल जाएगा ना इसका, इसका जो पूरा एरिया है वो ए है ना, तो फाई ई क्या आएगा बेटा मेरा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, फाई ई ए कॉस थीटा। ई क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ए क्या है मेरा उस सरफेस का एरिया है, और कॉस थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरा एरिया वेक्टर है। अब एरिया वेक्टर क्या होता, किसी भी सरफेस के नॉर्मल, जैसे ये बोर्ड है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस साइड होगा, अगर मैं इस साइड से देखूंगा। ठीक है, अगर बैक साइड से देखूं तो एरिया वेक्टर पीछे होगा, जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर रहता है मेरा क्या, एरिया वेक्टर। इसीलिए मैंने सरफेस क्या लिया, एक रैंडम एंगल पे लिया। ठीक है, अभी हम इसके केस पढ़ने वाले हैं, स्पेशल केस। ये मैंने क्या लिया, एक रैंडम एंगल पे लिया जिसका एरिया वेक्टर क्या था, इस साइड था। ठीक है, जैसे इसका एरिया वेक्टर ऐसे था और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने हॉरिजॉन्टली डाला, हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर कुछ एंगल पे है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक एंगल है थीटा। अब इन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या देखा है, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब केस वन क्या है इसमें देखो, केस वन मेरा थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, ऐसा कब होगा बेटा, ऐसा जब होगा कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में हो। जैसे सपोज मानो ये मेरा क्या है, एक एरिया है जिसका एरिया के डायरेक्शन ये है और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो भी क्या है, इस साइड है। मींस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है, 0 है। तो मेरा जो फ्लक्स कितना आएगा बेटा, वो कितना आ जाएगा, E सिंपल। केस 2, अगर ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाए, मींस जो तुम्हारा जो एरिया है, सपोज मानो ये मेरा रखा है सरफेस, इसका एरिया वेक्टर ये है। ठीक है, ये मेरा एरिया वेक्टर है, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डालूं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूं, तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल है ना, यहां पे 90 डिग्री है, तो फ्लक्स कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, तो हमें कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। अब जरा डेफिनेशन देखिए, फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ एरिया। अगर मेरा एरिया ऐसे है भाई, ऐसे तो एरिया है, ऐसे एरिया है, मैंने इस पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रहा है, एक भी नहीं, क्योंकि एरिया ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो ये तो हॉरिजॉन्टली चल गया ना, इसमें पास थोड़ी हो रहा है। ठीक है, यहां क्या था, एरिया ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे आ रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास होंगे, तो ये क्या मेरा मैक्सिमम फ्लक्स है। एक और केस ले सकते हो आप कि अगर मेरा थीटा है 180 हो जाए, ठीक है, जैसे कि दोनों क्या हो जाए आपस में एंटी पैरेलल हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, एरिया वेक्टर इस साइड है, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा मेरा, माइनस के ई ए। ठीक है, ये केस आप देख लेना, फ्लक्स क्या आ जाएगा, माइनस के ई ए, अगर मेरा एंगल है 180 हो जाए तो। ये था हमारा क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो भी है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा लॉ आया, वो क्या है बेटा, गॉस लॉ या फिर गॉस थ्योरम। और उस पर चर्चा करते हैं थोड़ा। गॉस लॉ,
गॉस लॉ बोल लो, गॉस थ्योरम बोल लो, कुछ बोल लो, जो भी अच्छा लगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या था? इसका स्टेटमेंट था कि हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है। एक और बात नोट कीजिए, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे डिफाइन किया है, ये क्या है? मेरा क्लोज सरफेस नहीं है ना, क्लोज थोड़ी है, इसका एक ही बाउंड्री है, बस एक ही सरफेस है। क्लोज सरफेस होता है मतलब 3D सरफेस, ठीक है, तो चारों तरफ से क्लोज हो। क्योंकि एक जो चार्ज है, यहां पे समझिए, एक जो मेरा चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो 3D सरफेस में जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही सरफेस में जाए, ठीक है, मतलब हर तरफ जाती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहां पे हमने डिफाइन किया है क्या? एक ही साइड के लिए, मतलब एक ही प्लेन है तुम्हारे पास। अगर मैं इसको क्लोज सरफेस के डिफाइन करूं तो मैं क्या लगाना पड़ेगा? यहां पे एक क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। तो डिफाइन कर लेते हैं इसको, फॉर क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस समझते हो तुम? 3D सरफेस कोई भी, तो उसके लिए जो फ्लक्स होगा बेटा क्या होगा? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीए, ठीक है। तो ये गॉस लॉ है ना बेटा, वो वर्क करता है किसके लिए? क्लोज के लिए। क्लोज सरफेस होगा मेरा कोई, जैसे कि क्लोज सरफेस मान सकते हैं आप, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, ये हमारी क्या है? क्लोज सरफेस है, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है? बंद है, 3D सरफेस है और बंद है। अब इसका स्टेटमेंट क्या था? इट स्टेट दैट फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस, फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस, कोई सा भी सरफेस हो, साइज शेप मैटर नहीं करता, ठीक है। एनी क्लोज सरफेस फ्लक्स इज डिफाइंड 1y epsilon naught times the net charge, net charge enclosed within। मतलब क्या है इसका? कि कोई भी हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, कैसा भी उसका शेप हो, कैसा भी साइज हो, कोई भी हो, ये मेरा एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। इसके अंदर एक नेट, कितने भी नेट चार्ज है, सपोज माने क्यू, इसका क्या है? नेट चार्ज है, तो उसका जो फ्लक्स होगा, जो फाई ई होगा, वो क्या होगा बेटा? क्यू नेट, मींस नेट चार्ज जो कि इस क्लोज सरफेस के अंदर आया है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है मेरा? गॉस लॉ। ये क्या बोला? गॉस ने एक लॉ दिया जो कि वैलिड है। अब इस पे हम क्या करते हैं, हमने देखा कि फ्लक्स भी ऐसे लिखते हैं ना, जो नॉर्मल था हमारा फ्लक्स क्या था हमारा क्लोज सरफेस के लिए? ई डॉट डी ए, ये था। और बाय गॉस लॉ क्या हो गया? फ्लक्स क्यू इनक्लोज्ड, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यों मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके ऐसे लिख सकता हूं ना, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू नेट बाई। ये इक्वेशन आप थोड़ा ध्यान से समझ लो, ये काफी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में। अगर मेरे पास एक चार्ज है Q या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है Q डी क्यू, उससे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सबसे सिंपल मेथड है गॉस लॉ लगा के, ठीक है। गॉस लॉ, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो और उसका गॉस लॉ लगाओ, फ्लक्स निकालो और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से फाइंड करो। सबसे सिंपल मेथड है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। तो गॉसियन सरफेस क्या था बेटा हमारा? वही है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। जैसे कि ये मेरा एक स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, ठीक है। ये मेरे कुछ गॉसियन, स्पेशल गॉसियन सरफेस है। ये क्या कहते हैं कि मेरा एक चार्ज है क्यू, तो यहां पे मुझे गॉसियन सरफेस बना लो, स्फीयर बन गया, ठीक है। ऐसे मेरा कोई चार्ज है
रॉड है, ये है, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, इस पे इसको मैं इंक्लोज कर दूंगा एक गॉसियन सरफेस, यानी कि सिलेंडर डालूंगा, राइट, ये बन गया। ऐसे करके हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। गॉसियन सरफेस की क्या खास बात है बेटा, कोई भी इसका जो रेडियस है कितना भी ले लो आप, सेम ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, गॉस लॉ था, समझ आ गया, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो ये मेरा जो क्या है, क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है बेटा, ये क्लोज सरफेस है, इसका साइज से मैटर नहीं करता है, क्या होना चाहिए, सिर्फ क्लोज होना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी, जैसे आप समझ सकते हो कि तुम्हारे पास 4-5 बोतल हैं, उसमें आप क्यू चार्ज डाल दीजिए, तो उसमें फ्लक्स निकलेगा ना, वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही निकलेगा, चाहे बोतल का साइज कैसा भी हो, बोतल में डाल दीजिए। इसे एग्जांपल देखिए आप, मेरा ये एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब हो गया, इसमें क्यू चार्ज है, ये मेरा एक स्पेयर है, इसमें भी क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये मेरा एक सिलेंडर मान लो, इसमें भी क्यू चार्ज है। तो इन तीनों चार्ज से बेटा, ये तीनों क्या मेरे क्लोज सरफेस है, तो इन तीनों चार्ज से जो फ्लक्स की जो वैल्यू निकलेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। यही स्टेटमेंट है तुम्हारा क्या, गॉस लॉ। किससे कैसा भी हो, साइज कैसा भी हो, अगर क्लोज सरफेस है वो, तो उसका जो फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ये था क्या, गॉस लॉ। अब बात करते हैं बेटा, जब गॉस लॉ आ गया तो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है बेटा हमारा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, बाय यूजिंग गॉस लॉ। अब इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तुम्हारे पास क्या क्या होता है बेटा, एक पॉइंट चार्ज होता है, और इसको आर डिस्टेंस पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये मेरा पी पॉइंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो लीनियर हो, नहीं, चाहे सरफेस हो, या फिर वॉल्यूम हो, या फिर डिस्क्रीट हो, ये डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है, ठीक है, या तो डिस्क्रीट हो, या फिर तुम्हारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसे केस के लिए उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वहां तक का डिस्टेंस लेके उस पॉइंट से पासिंग थ्रू हम क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है। उस गॉसियन सरफेस का यूज करके हम फ्लक्स निकालेंगे, और उस फ्लक्स का हमें बताया था ना, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीए इक्वल टू फ्लक्स, उसका यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब बताइए, ये मेरा क्यू है, इसमें मैं कौन सा गॉसियन सरफेस यूज करूं, भाई ये क्यू है, तो इसका मतलब ये स्फेरिकल सिमेट्री में आएगा, इसलिए मैं इस पे क्या बना दूंगा, एक स्फीयर बना दूंगा। अरे स्फीयर तो बड़ा बन जाएगा, थोड़ा छोटा डिस्टेंस लेते हैं, क्यू आर, इस पे पॉइंट पी है मेरा, यहां से मैंने बनाया ये गॉसियन सरफेस, ये मेरा सेंटर है, ठीक है। ये क्या बनाया मेरा, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस है, इसको सर्कल मत समझना, ये क्या है, स्फीयर है, ये क्या है, ये स्फीयर है। याद रखना, गॉसियन सरफेस हमेशा 3D में ड्रॉ किया जाएगा, 3D, ठीक है, क्योंकि क्लोज सरफेस क्या था, 3D था, 2D नहीं था चार्ज के लिए, ठीक है। जैसे हम वेक्टर में पढ़ते हैं, नॉर्मल क्लोज सरफेस तो सीधा सीधा ये होता है कि यहां से स्टार्ट हुआ, यहां के खत्म हो गया, लेकिन चार्ज सिस्टम के लिए क्लोज सरफेस को हमको ऐसे मान सकते हो, आपको 3D सरफेस माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बेटा इसका जो फ्लक्स निकालूंगा मैं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नेट चार्ज क्या है इसके अंदर, क्यू है। अच्छा, अब ये फ्लक्स क्या था, हमने देखा ना अभी, क्लोज इंटीग्रल ई
डी इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये देखा ना हमने। अब एक बात बताओ बेटा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? ई ए डी ए कॉस थीटा क्लोज इंटीग्रल, ठीक है बेटा, बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, राइट। कोई दिक्कत है इसमें? यूनिफॉर्म होगा ना, क्लोज इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा। अब देखिए बेटा, अगर मैं यहां पे ये लूं इसको मैं, ठीक है, यहां से अगर मैं इसका एरिया, सरफेस एरिया, क्योंकि देखो ये 3D सरफेस है, ठीक है, 3D सरफेस है, तो अगर इस पॉइंट चार्ज से मैं इस पे वहां से कुछ एरिया काटूं, ठीक है, क्योंकि मुझे फ्लक्स पास करना है ना, तो वहां से एरिया निकालूं, तो सॉलिड एंगल होता है मेरा ये, ठीक है, सॉलिड एंगल होता है, तो वहां से अगर मैं एरिया निकालूं तो डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, और ये एरिया क्या है इसका, इस साइड ये, ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, तो क्या हो जाएगा सीधा सीधा डी ए, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर इसी साइड होगा इसका, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी ए क्या है बेटा? इस एलिमेंट का एरिया है। सपोज मानो मेरा एक बहुत स्पेयर है, उसमें मैंने छोटा सा ऐसे काट रखा है एलिमेंट, ठीक है, छोटा एलिमेंट काट रखा है, उसका एरिया क्या है मेरा? डी है। अगर मुझे इसका पूरा एरिया कवर करना है, क्या करना है मेरा? पूरा एरिया कवर करना है, तो सरफेस एरिया कवर होगा। तो एक स्पेयर के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया मेरा? क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर स्क्वायर। थोड़ा याद कीजिए, क्या यही एक्सप्रेशन था पॉइंट चार्ज के लिए? यही होगा। वो क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन सिंपल से होता है, रेडियल डायरेक्शन होती है इसकी, ठीक है, यानी कि अब आर कैप इसका जो कि रेडियल डायरेक्शन है वही इसका डायरेक्शन होगा। अच्छा, कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आता है डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो उसके लिए क्या करोगे बेटा? यहां तक करना है आपको, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये जो पॉइंट पी है ना, ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट पार्ट बता देते हैं। ये सेकेंड एप्लीकेशन है मेरा, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ by using Gauss law। डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ कैसे करेंगे? इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मैं सिर्फ मैग्नेटिक बात करता हूं, डायरेक्शन आर क्या पे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, सेम करना है पहले ऐसे ही। अब क्या करेंगे? ये मेरा स्फीयर था, ये मेरा क्यू था, ये पॉइंट पी था, ये डिस्टेंस आर था। अब यहां पे क्या करेंगे? टेस्ट चार्ज रख देंगे क्यू नॉट। रख दिया टेस्ट चार्ज, क्योंकि रख सकते हैं ना, क्योंकि कूलम्ब्स निकालना है। तो टेस्ट चार्ज की वजह से मेरा फोर्स आया, फोर्स क्या हो जाएगा फिर? क्यूई। राइट और रॉन्ग? फोर्स क्या हो जाएगा? क्यूई इस पॉइंट पे। तो ई क्या था? के क्यू। देखिए जरा, यही गॉस लॉ है तुम्हारा। के मतलब जब भी मैं के लिखूं तो उसका मतलब होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, याद रखना है इस चीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में। तो फोर्स इक्वल टू के क्यू, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, यही तो मेरा कूलम्ब्स लॉ। ये क्वेश्चन आता है ऐसा बोर्ड में, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तुम्हारा फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सेकंड एप्लीकेशन आ गया इसका भी, ठीक है। एक एप्लीकेशन निकाल लिया हमने, मतलब एप्लीकेशन तो एक ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो पहला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी हम निकालेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
ड्यू टू अ इनफाइनाइट रॉड, ठीक है, इनफाइनाइट रॉड। अब इनफाइनाइट रॉड है भाई, इसमें नॉर्मल निकालेंगे तो भाई बहुत दिक्कत आएगी। जैसे सपोज मान मेरा एक रॉड है ये, ठीक है, प्लस चार्ज इनफाइनाइट है, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है वो माइनस इन्फिनिटी तक इनफाइनाइट हो सकता है, किसी भी लेंथ का रॉड है ये, ठीक है, आई डोंट नो। अब क्या करना है मुझे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक पॉइंट ले लीजिए, सपोज मानो मैंने इस पी पॉइंट में मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट से, ठीक है, इसका डिस्टेंस आर है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इस पे स्फीयर कवर करूं तो क्या ये रॉड हो जाएगा कवर? नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ऐसे लाइन चार्ज के लिए हमारे पास जो होता है वो होता है क्या, सिलेंड्रिकल गॉस सरफेस, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं है मतलब किसी भी एल लेंथ का हम सिलेंडर मान लेते हैं, जैसे एल लेंथ है इसका, ठीक है, आर इसका रेडियस हो जाएगा, इसका क्या बना लेंगे हम, सिलेंडर बना लेंगे। अब बताइए इस सिलेंडर के कितने सरफेस हैं, 3 सरफेस हैं। एक इसका सरफेस हो गया बेटा इस साइड, एक सरफेस हो गया इसका इस साइड, और एक सरफेस हो गया इसका इस साइड, राइट। अब ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे रहेगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां रहेगा, इस सरफेस के लिए इस साइड, इस सरफेस के लिए इस साइड, इस सरफेस के लिए भी इस। अब एक बात बताओ मुझे, फ्लक्स इससे आएगा, इसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0। इसका जो फ्लक्स होगा क्या होगा, 0। सोचो क्या होगा 0, बताओ। क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में क्या है बेटा, यहां पे परपेंडिकुलर, केस याद कीजिए, यहां पे परपेंडिकुलर है तो क्या होगा 0 होगा। लेकिन यहां पे क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में है तो यहां पे कुछ फ्लक्स निकल के आएगा, इस पार्ट का फ्लक्स क्या आएगा, वही फ्लक्स उतना ही होगा भाई, कोई सा भी चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसमें समस्या क्या है, क्यों नहीं पता हमें, क्या पता है हमें, इसमें पता है हमें क्या, ये जो लैम्डा है इसका चार्ज डेंसिटी ये पता है हमें। अब ये कैसे निकालें, ये भी एक समस्या आ गई। तो इसको निकालने के लिए तो हमने क्या किया है, एक सिलेंडर को डिफाइन किया है। तो Q को हमने कैसे देखा था अभी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में इसको लिख सकता हूं DL, यही तो था मेरा Q, कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, Q इक्वल टू लैम्डा DL, इसको लिख सकता हूं ऐसे, कोई समस्या नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे, ये लिख सकता हूं मैंने क्या किया बेटा, L लेंथ का सिलेंडर माना है, L इस पे क्या किया मैंने, कवर किया, तो इस L लेंथ तक इसमें कितना चार्ज हो जाएगा, लैम्डा L। सोचो जरा, सोचो भाई एक बात बताओ, जो गॉसियन सरफेस का लेंथ है वो L है, तो जो इनफाइनाइट रॉड है उसका जो L लेंथ का जो चार्ज है वही तो फ्लक्स मिलेगा, बाकी तो बाहर है, ठीक है, नहीं समझ आया, समझो यहां समझते हैं, ठीक है। ये मेरा एक लेंथ इनफाइनाइट रॉड है, मैंने क्या किया है, इसमें एक सिलेंडर बनाया है L लेंथ का, इसका लेंथ क्या है बेटा, L है। तो मुझे बात बताइए कि इसका जो फ्लक्स निकलेगा, मींस नंबर ऑफ फील्ड लाइन निकलेंगी, वो क्या लेंथ L चार्ज से ही नहीं निकलेंगी, जो इस रॉड का लेंथ होगा इस रॉड से निकलेंगी, इस पोर्शन से निकलेंगी ना बस, मतलब इसका तो निकलेंगे नहीं, है ही नहीं इसमें, इसका भी नहीं निकलेंगे क्योंकि उसमें नहीं है, सिर्फ L से निकलेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका मुझे चार्ज कह सकता हूं, वो क्या कह सकता हूं, लैम्डा इंटू L। क्यों, क्योंकि मेरे चार्ज को मैंने कैसे डिफाइन कर सकता था मैं, L इंटू DL। अब DL क्या है, टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी, L, क्योंकि मैंने L लेंथ का ही इसमें सिलेंडर कट किया है, सपोज मैंने कट किया है, ड्रॉ किया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, लैम्डा L हो जाएगा। समझे बात को, ठीक है, समझ गए तो इसको हम साफ कर सकते हैं, यहां पे कैसे साफ करते हैं, ऐसे इसको उड़ा देते हैं, पीछे चलते हैं। तो Q क्या आया मेरा, लैम्डा L आया, ठीक है भाई, ये भी सही है। और फ्लक्स क्या होता है मेरा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA। Q को क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्डा L बाई
एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ई और डीए, ए और डीए एक ही डायरेक्शन में, तो ईडीए हो गया वो। अब एक सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है कितना होता है बेटा, याद कीजिए, बेसिक 7th 8th मैथ्स का है, नहीं 10th का होगा। इसका जो कर्व सरफेस एरिया वो क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एल। क्या होता है इसका, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया एक सिलेंडर का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल। ठीक है, ये हो जाएगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सही है। चलो आगे चलते हैं। क्या था हमारे पास, E 2 पाई आर एल इक्वल टू, और Q नहीं था, Q तो था ही नहीं, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एल से एल कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा बेटा, E इक्वल टू लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और उसको अच्छे से लिखते हैं, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर। आर कैप इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। डायरेक्शन आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स यहां से क्या रिजल्ट निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना दूर जाओगे उस रॉड से उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाए। लैम्डा क्या था, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट रॉड, इसका जो चार्ज डेंसिटी है इनफाइनाइट है भाई, चार्ज नहीं पता होगा इसका, जो चार्ज डेंसिटी है वही तो पता होगी, चार्ज डेंसिटी है वो क्या था, लैम्डा था। और ये क्या होता है ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। ठीक, तो ये आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो गया आर कैप। अब इसका जो नेक्स्ट है एप्लीकेशन, थर्ड बोल दीजिए उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट। इनफाइनाइट चार्ज सीट, ठीक है बेटा, इनफाइनाइट चार्ज सीट है ये नॉन कंडक्टिंग है। आप समझेंगे नॉन कंडक्टिंग कैसे, क्योंकि एक ही सरफेस है। चार्ज सीट है तो ऐसे बना लीजिए इसको। शेप कैसा हो सकता है, चार्ज सीट मतलब क्या है इसका, जो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सरफेस चार्ज इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो क्या निकल के आता है उसमें निकल के आता है, इसका थोड़ा शेप चेंज कर देते हैं, ऐसे आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा अच्छे से, इसको ऐसा शेप देते हैं, है ना। ये तो बहुत अच्छा शेप हो गया, हाँ ठीक है, ऐसा ही शेप देते हैं, टिल्टेड शेप। ये मेरा क्या है, चार्ज सीट है, वैसे रखा है। ठीक है, जब भी सरफेस चार्ज की बात होती है तो क्या आता है, इस पे सिग्मा गिवन है। इसका सिग्मा क्या है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसके लिए क्या करेंगे, ये इनफाइनाइट है पूरा, ये मैंने छोटा बनाया लेकिन ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है तो ऐसी चार्ज शीट है, इसमें क्या करूंगा मैं, एक सिलेंडर डाल दूंगा, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर डाल दिया भाई, सिलेंडर कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर डाल दिया, इसका एरिया ये हुआ, राइट। ये मैंने क्या किया, इसका सिलेंडर डाला है। अब क्या हुआ बेटा, जैसे सपोज मान लो ये मेरी चार्ज शीट है, मैंने इसमें ऐसे सिलेंडर डाल दिया, चार्ज शीट से फील्ड ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, क्योंकि थिन है, वेरी थिन है, बहुत पतली चार्ज शीट है, बहुत पतली चार्ज शीट है। ठीक है, प्लस 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 प्लस, ठीक है, इसमें मैंने सिलेंडर डाला है, ऐसे आप मान सकते हो इसको। अब क्या है बेटा, अब इसमें उल्टा होगा, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। कैसे देखो, जैसे सिलेंडर मेरा ऐसे डाला है मैंने इसमें, यहां समझ लिए, ये मेरी एक चार्ज शीट है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, एरिया भी इस साइड, एरिया भी इस साइड। या इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड,
और एरिया इस साइड, ठीक है। तो यहां का जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0। यहां निकलेगा फ्लक्स और यहां निकलेगा फ्लक्स, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा बेटा, इसका क्या आएगा, ई डॉट डी ए मीन्स ई ए, इसका क्या आएगा, ई डॉट डी ए मीन्स ई ए, ठीक है। ए क्या है इसका, एरिया है शीट का। तो क्या होगा 2 ई, राइट। ये क्या हो जाएगा मेरा फ्लक्स। अब फ्लक्स को क्या लग सकता हूं मैं, फ्लक्स क्या होता है मेरा, फ्लक्स होता है मेरा क्या, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे लिखूंगा मैं फ्लक्स को Q बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन Q क्या है, चार्ज, चार्ज तो यहां नहीं है, क्या है यहां पे, सिग्मा है। तो Q को कैसे डिफाइन करूंगा मैं यहां पे, Q इक्वल टू सिग्मा डी ए, और टोटल के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, ठीक है। Q की और इसकी यानी कि 2EA इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2EA इक्वल टू ए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसे कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन वही पॉजिटिव है तो इस साइड, नेगेटिव है तो इस साइड, ठीक है। ये सेकंड केस आ गया इसका इनफाइनाइट शीट के लिए। अब बात करते हैं हम क्या बेटा, फोर्थ केस, थर्ड हो गया ना वहां, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या रहेगा, हॉलो स्फेरिकल सेल। देखो हमने 1D में लाइन चार्ज के लिए पढ़ लिया, 2D में इनफाइनाइट शीट पढ़ ली, 3D में बचा दिया मैं, स्फीयर बचाया। तो स्फीयर हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हॉलो, एक होता है सॉलिड। तो हम हॉलो के केस में बात करते हैं। चलो ठीक है, इससे पहले एक और टॉपिक है हमारा, ये तुम्हारा था क्या, जो सीट था वो था नॉन कंडक्टिंग। अभी बात करते हैं कंडक्टिंग सीट हो तो क्या होगा बेटा, कंडक्टिंग सीट हो तो, कंडक्टिंग सीट जैसे कंडक्टर हो कोई सीट, भाई इस साइड भी प्लस 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 प्लस, यहां भी प्लस 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 प्लस, ऐसा होता है कंडक्टिंग सीट। सिंपल सी बात है, मुझे यहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी तरफ से क्या आएगा बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसकी तरफ से, इसकी वजह से क्या आएगा बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद कर लीजिए, किसी भी कंडक्टर के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कंडक्टिंग सीट के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सेम होता है। अच्छा, इसमें हमने एक चीज देखी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मेरी एक चार्ज सीट है जो कि प्लस चार्ज थी, इस पर मैं कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, क्या कांस्टेंट नहीं है, तो इनफाइनाइट फील्ड है, क्या डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। मींस आप यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर, किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इसका चार्ज डेंसिटी पर, ठीक है। इसको नोट रखते ना। अच्छा, ये कंडक्टिंग के लिए हो गया ना, कुछ नहीं है, कंडक्टिंग मतलब दो प्लेट हो जाएंगी और दो प्लेट का आप निकाल सकते हो, ठीक है। और इनसाइड इसमें क्या होगा, यहां पे देखो, इससे इस साइड, इससे इस साइड, इसके इनसाइड हम नहीं निकाल सकते हैं, है ना, बाद में करेंगे ऐसे कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर समझते हो क्या होता है, हॉलो स्फीयर, हॉलो मतलब सिर्फ इसका सरफेस हो, क्या हो, सरफेस हो, मींस चार्ज distributed on surface, right, चार्ज
चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस। हॉलो मतलब उसमें अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर है माल, तो हॉलो स्फीयर हो गया। जैसे ये मेरा एक स्फीयर है, ठीक है, ये हॉलो स्फीयर है। अब इसमें जो चार्ज है बेटा, सपोज प्लस चार्ज है प्लस, तो ये हॉलो स्फीयर, तो इसका रेडियस लगा लो ना, आर रेडियस है इसका बड़ा वाला, इस पे क्या है, प्लस चार्ज है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे है, सरफेस पे है। और हमने बताया है आपको कि जब भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए तो हम क्या निकालते हैं वहां पे, सिग्मा गिवन होता है, राइट, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी यही है, ठीक है। ये हमारा क्या है, हॉलो स्फीयर है। अब क्या करेंगे, हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट, इसके कितने रीजन है, देखो, एक तो इसका इनसाइड, एक है आउटसाइड, एक है ऑन सरफेस, तीन रीजन है इसके। सबसे पहले बात करते हैं हम क्या, इनसाइड की। इनसाइड क्या होगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इनसाइड, यानी कि कोई इनसाइड मतलब क्या होता है, एट पॉइंट आर, कोई मेरा एक पॉइंट है आर, जो कि बड़े आर से क्या है, छोटा है, मतलब क्या है, ये पॉइंट अब इनसाइड हो गया। अब एक बात बताओ बेटा, इनसाइड ये है मेरा, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, ये मेरा सरफेस है, ये उसका रेडियस है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा यहां पे है। भाई छोटी छोटी डेरिवेशन है, आप आराम से कर सकते हैं इनको। अब इनसाइड निकालना है मुझे, सपोज अब मैं इनसाइड पॉइंट यहां लिया मैंने, पॉइंट ये मेरा आर पॉइंट है इनसाइड। क्या करता हूं मैं, गॉसियन सरफेस करता हूं, जो भी पॉइंट चाहिए मुझे, तो देखो गॉसियन सरफेस बनाया, क्या इसमें कोई चार्ज आ रहा है, नहीं आ रहा, मींस फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो ना, ठीक है, थोड़ा और बड़ा करते हैं, यहां फ्लक्स जीरो, थोड़ा और बड़ा करते हैं, फ्लक्स जीरो, मींस इनसाइड देयर इज नो चार्ज, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, इनसाइड देयर इज नो चार्ज। इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस, इनसाइड कोई चार्ज नहीं है हमारा, चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो हमारा सरफेस पे है, तो जब जितना बड़ा बनाते जाओ सरफेस तक, उससे सरफेस थोड़ा छोटा रहोगे तो चार्ज नहीं है। फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो मींस ई इनसाइड जीरो, मतलब क्या है इसका, जब ये सरफेस से फ्लक्स ही जीरो है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई नहीं हुई है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से हुआ, और जब फील्ड लाइन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से हुआ, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसमें, ई इनसाइड, फ्लक्स इनसाइड जीरो। अब बात करते हैं हम क्या, आउटसाइड, सेकंड केस क्या था मेरा, आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड मतलब क्या होता है बेटा, एट पॉइंट आर, जो कि मेरा रेडियस से क्या है, बड़ा है। चलो फिगर ड्रॉ करते हैं, ये था मेरा, ये रेडियस है, इसमें मेरा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं यार, बाकी पास आप कर लेना, इसका मेरा सिग्मा गिवन है, ठीक है, गिवन सिग्मा है, राइट। अब मुझे आउटसाइड निकालना है, सपोज मानो ये मेरा पी पॉइंट है, यहां मुझे निकालना है सेंटर से, ये मेरा आर हो गया, राइट। भाई सेंटर से ओरिजिन, मतलब सेंटर से पी तक डिस्टेंस आर हो गया ना। अब इस पे बनाऊंगा मैं क्या, गॉसियन सरफेस, ऐसे करते हैं ना उस पॉइंट पे, अरे बड़ा हो गया गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये इस पे बना लेंगे गॉसियन सरफेस, बड़ा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, गॉसियन सरफेस बन गया, ये बन गया गॉसियन सरफेस, ठीक है। फ्लक्स क्या हो गया इसके थ्रू, वही फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एफ एल होता है, क्यू डिफाइन है नहीं है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो कि क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ये चार्ज क्यू दे रखा है तो आप सीधा सीधा क्यू लिख दीजिए, लेकिन क्या कहना वहां पे हमें, सिग्मा, तो सिग्मा निकालिए यहां पे, ठीक है। इसका क्या निकाल लेंगे हम, सिग्मा, तो क्यू क्या होता है बेटा, क्यू होता है हमारा क्या, सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। अब टोटल चार्ज निकालना हो मुझे, तो ये तो डी क्यू हो गया ना, टोटल चार्ज निकालना हो तो क्या हो जाएगा बेटा, क्यू बराबर डी ए, टोटल डी ए कितना हो जाएगा उसका, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, सही है ना, क्यू क्या हो जाएगा मेरा 4 पाई आर स्क्वायर।
तो फ्लक्स कितना हो गया, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर स्मॉल नहीं आएगा, ये बड़ा वाला रहेगा। क्यों आएगा बड़ा वाला? क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, अब फ्लक्स को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, क्या, ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल में सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये मुझे चाहिए डी ए सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, मुझे डी ए चाहिए बेटा। अब बताओ मुझे डी ए क्या है, डी ए एरिया है गॉसियन सरफेस का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 4 पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। 4 पाई से 4 पाई यहां कट जाएगा, तो E इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया बेटा, सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्या है बेटा, हमारा आउटसाइड है। क्या है ये, आउटसाइड। अब तुम्हें बताना हो कि इन टर्म ऑफ चार्ज बताओ, चलो ठीक है, इन टर्म ऑफ टोटल चार्ज, इन टर्म ऑफ टोटल चार्ज, इन टर्म ऑफ टोटल चार्ज, तो क्या होगा टोटल चार्ज, Q क्या होता है, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, मुझे क्या रखना पड़ेगा, सिग्मा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए। ए क्या हो जाएगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, आर कौन सा, बड़ा वाला आर, क्योंकि सिग्मा हमारा बड़े वाले आर पे डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू ये पुट कर दो, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज। देखो Q आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया बेटा, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट आया, ऐसे हमने क्या पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फीयर के लिए जो हॉलो है आउटसाइड ऐसे आता है जैसे कि पॉइंट चार्ज के लिए आता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो चार्ज है उसको हम एक पॉइंट पे रहे और वेरी फार देगा, तो पॉइंट चार्ज के लिए एक्सप्रेशन था वही आता हमारा आउटसाइड के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, सेकंड केस हो गया। थर्ड केस देखिए, ऑन सरफेस, एट सरफेस, हमारे पास ई आउट की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आई थी। अब एक बात बताओ बेटा, जैसे ये था मेरा, यही तो था, ये आर था, इस पे सिग्मा था, ये प्लस 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 प्लस, और ये मेरा पॉइंट था P, और ये डिस्टेंस कितना था, R था सेंटर से। अगर मेरा पॉइंट P सरफेस पे आ जाए तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा। ठीक है, एट सरफेस स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, P सरफेस पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ई आउट कितना आ जाएगा बेटा मेरा, ई आउट आएगा सिंपल सिंपल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो है एक कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अभी पढ़ा था हमने। तो ये था हमारा क्या बेटा, हॉलो सिलेंडर, मतलब हॉलो सिलेंडर नहीं, हॉलो स्फीयर के बारे में। ठीक है, कि हॉलो स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। अभी हम बात करते हैं क्या बेटा, यूनिफॉर्मली वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मींस सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब बात करते हैं किसका बेटा, लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, वो भी यूनिफॉर्म था, उसको लिख लेना वहां पे, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। ठीक है बेटा, मींस क्या है इसमें, सॉलिड मींस अब हमारा चार्ज वॉल्यूम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे ये मेरा एक स्फीयर है, ये मेरा चार्ज है मस्त, इसके वॉल्यूम में भी चार्ज है, सरफेस से भी चार्ज है, हर जगह चार्ज ही चार्ज है। टिक 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 टिक, ये बना हुआ है, ये सब प्लस है, इसको आप कुछ उल्टा सीधा मत मान लेना, ये सब प्लस है। ठीक है, इसका रेडियस क्या है, वही सिंपल रेडियस है भाई, यह सेंटर है, ये इसका रेडियस है आर। ठीक है, इसका टोटल चार्ज यहां देख लीजिए, आप निकाल लेते हैं हम, टोटल जो चार्ज है वो क्या है, Q, राइट। और इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो क्या है बेटा, रो है। ठीक है, ये गिवन है हमें, राइट। हमने देखा था कि रो क्या होता है मेरा, Q अपॉन वॉल्यूम, या हमारा एलिमेंटरी चार्ज dQ अपॉन dV, ये मेरा क्या होता है, रो होता है, राइट। हमने देखा था अभी निकालना मुझे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, वही केस 1 देखिए आप, इनसाइड के लिए फाइंड करते हैं। ठीक है, इनसाइड के लिए फाइंड करते हैं, पहले बनाओ सर्कल, राइट। थोड़ा दूर दूर रखेंगे इसको हम। ठीक है बेटा, इसका जो रेडियस है बेटा क्या है, आर है। अब इनसाइड पे पॉइंट ले लीजिए, यहां पे आर, कोई पॉइंट ले लीजिए आर। तो क्या करते हैं हम, उस पॉइंट से गॉसियन सर्फेस बनाते हैं। तो बनाओ गॉसियन स्फीयर, एक बन गया गॉसियन सर्फेस। अब देखते हैं इसमें कितना फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है बेटा, तो फ्लक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा भाई, इसमें कुछ चार्ज है। तो सपोज मान लीजिए इसमें कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, लेट मान लीजिए Q डैश चार्ज इसमें इंक्लोज हुआ, क्योंकि साथ हो रही है, थोड़ा सा चार्ज इसमें इंक्लोज हुआ। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे बेटा हम, Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब Q डैश कैसे निकालेंगे, ये देखो Q डैश निकालने का तरीका, ये जो चार्ज स्फीयर है छोटा वाला, और ये जो स्फीयर है, इसका क्या सेम है, चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, रो सेम है इसका। अब रो सेम है तो मैं क्या रो को ये भी लिख सकता हूं क्या, मैं Q डैश वाई, इसका V क्या वॉल्यूम है, V डैश ले लेता हूं भाई, इसका वॉल्यूम V डैश ले लेता हूं, ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहां पे। तो ये मेरा ये है, और रो क्या था मेरा, टोटल चार्ज, सॉरी टोटल चार्ज क्या था मेरा, Q अपॉन वॉल्यूम, ये भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए क्या, Q डैश। तो Q डैश में कैसे निकालूंगा बेटा, Q डैश में कैसे निकालूंगा, रो V डैश या फिर Q V डैश। तो पहले हम एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं इन टर्म ऑफ रो, उसको फाइंड करेंगे हम इन टर्म ऑफ टोटल Q, मतलब चार्ज के टर्म। तो Q डैश क्या आएगा बेटा, रो V डैश, कोई दिक्कत, अच्छा ठीक है, ये रो आ गया बेटा। अब V डैश क्या है, इसका रेडियस कितना है बेटा, गॉसियन सरफेस वाले का R, और ये क्या है, स्फीयर है, तो 4/3 पाई RQ। किसी को कोई समस्या, Q डैश क्या आ गया, 4/3 पाई RQ, क्योंकि V डैश क्या है, V डैश लिख लीजिए आप, Q डैश क्या है मेरा, चार्ज इनक्लोज विद इन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। और V डैश क्या है बेटा इसका, गॉसियन सरफेस का क्या है बेटा मेरा, गॉसियन सरफेस का क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है।
अब मेरा गॉसियन सरफेस एक स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, तो वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यू, ये फ्लक्स आ गया। अब इस क्यू डैश की वैल्यू यहां पुट कीजिए, तो अब क्या कर रहे हैं, क्यू डैश की वैल्यू को वहां पुट करके फ्लक्स निकाल रहे हैं। रो 4/3 पाई आर क्यू, सिंपल सी है। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी, ये तो होता है फ्लक्स, इक्वल टू, बस सिंपल है, हो गया बस, थोड़ा सा रह गया है, पाई आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा मेरा डीए क्या आएगा, डीए वो जो है, ठीक है, गॉसियन सरफेस एरिया मेरा, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, ठीक है, इक्वल टू रो 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन। कोई समस्या है तक, कोई नहीं समस्या, ठीक है भाई। तो थोड़ा अलग काटते हैं, समझ में आता है मस्त। 4 पाई से 4 पाई कट गया, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया बेटा, रो, हाँ भाई, इसको भी काट देते ना इससे, आर स्क्वायर से आर क्यू कट गया, आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये कहां का इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये मेरा इनसाइड का, इनसाइड का निकाला। क्या इससे एनालाइज कर पा रहे हैं आप, इससे हम एनालाइज कर पा रहे हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब क्या है तुम्हारा, कि सेंटर से जितना हम दूर जाएंगे इनसाइड, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। चलो देखते हैं कैसे कराइए। सेंटर से जितना हम दूर जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेंटर से दूर जाने पर हमारे पास क्या है, चार्ज जो इंक्लोज है वो इंक्रीज हो रहा है। चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। दूसरे तरीके समझिए, चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंक्रीज होंगी, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज होगा। जब फ्लक्स इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंक्रीज होंगी। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको आप टोटल चार्ज की टर्म में निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, रो का वैल्यू रख दीजिए, सिंपल सी बात है। रो क्या होता है, क्यू अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यू। टोटल वॉल्यूम तो यही है ना बेटा, टोटल चार्ज है मेरा क्यू, टोटल वॉल्यूम ही है। रो का वैल्यू आर रख दीजिए तो वो चार्ज की टर्म में आ जाएगा। अब सेकंड केस मेरा आउटसाइड, ये लास्ट केस है एक लेक्चर का, तो अच्छे समझिएगा। आउटसाइड, ये रेडियस आर है इसका, ये पॉइंट चाहिए मुझे भाई, आउटसाइड चाहिए ना, कहीं भी निकाल सकता हूं। मेरा क्या है, स्पेयर है। ये क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। याद रखिए क्या इन सरफेसों को, गॉसियन सरफेस। इसका रेडियस क्या ले लिया मैंने, आर ले लिया। चलो भाई अच्छी बात है। तो फ्लक्स निकालते हैं सबसे पहले। तो फ्लक्स क्या आएगा बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल आ गया ना, टोटल चार्ज, तो मैंने टोटल चार्ज ले लिया, ठीक है। टोटल चार्ज को आप ऐसे भी ले सकते हो। अब क्या होगा मेरा, रो अपॉन रो 4 पाई आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आ गया मेरा फ्लक्स। कैसे आया, समझ में आ गया, नहीं आया? देखिए ये मेरा जो चार्ज है अभी इस गॉसियन सरफेस का, टोटल चार्ज तो आ रहा है, तो टोटल मेरा क्यू है। तो क्यू क्या था मेरा, रो वी, वेयर वॉल्यूम इज द वी। वी क्या है, जो कि तुम्हारा चार्ज है। चार्ज कितना आ गया, 4 पाई क्यू। वहां मैंने स्मॉल क्यू लिया क्योंकि टोटल चार्ज मेरा छोटा था, तो छोटे स्पेयर पे था पूरा। ये तो टोटल चार्ज यहां तक है सिर्फ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू रो वी। वी क्या मेरा, टोटल वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यू, ये मेरा फ्लक्स आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ईडीए रो 4 पाई आर क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन है
अब एरिया क्या है बेटा, ये क्या एरिया है, ये बेटा गॉसियन सरफेस का एरिया, मींस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना आएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर, रो 4 पाई आर क्यूब बाई। अब देखो कैपेसिटी करते हैं, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया बेटा, रो आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इस स्पेयर से हम जितना दूर जाएंगे आउटसाइड उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, राइट, जितना दूर जाएंगे उतना ही डिक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है बेटा, देखो ये मेरा आर है, इनसाइड के लिए हम यहां पे सपोज मानो ये आर है, इनसाइड के लिए लीनियरली बढ़ा, ये इनसाइड का ग्राफ क्योंकि ई आर था, आउटसाइड के लिए क्या हो गया, हाइपरबोलिकली डिक्रीज हो रहा है, राइट। ये क्या हो गया आउटसाइड, यहां पे क्या था, ये इनसाइड था, तो ई आर हो गया, ये सरफेस है, सरफेस पे कंटिन्यूटी आती है, और ये डिसकंटिन्यूटी है ना, इसको देखेंगे बाद में क्या आता है। तो ये था, अगर मुझे इसको टोटल चार्ज के टर्म में निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, रो का वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या होता है क्यू बाई वॉल्यूम, क्यू अपॉन, चलो लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज। सिंपल जी बात है, रो इक्वल टू लिख दीजिए क्यू अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था हमारा, रो आर क्यू 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्यू 3 आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 3 से 3 कट गया, आर क्यू से आर क्यू कट गया, ये भी पॉइंट चार्ज की तरह आएगा। देखिए ये भी पॉइंट चार्ज की तरह है, मतलब स्पेयर कैसा भी हो, सॉलिड हो या फिर होलो हो, आउटसाइड फील्ड पॉइंट चार्ज जैसे ही आता है। ठीक है, तो बेटा ये था तुम्हारे क्या एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक, तो हमारा इसी के पढ़ते हुए फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलो पढ़िए, ओके।